हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हम यदि मूल किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो उनका अध्ययन कैसे करें। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बातचीत किया था कि हम खूब अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी लग नहीं रहा कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, कुछ न कुछ कमी सी लग रही है। तो हमने कुछ उस पर विचार किया था। उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी और उसी के हिसाब से आप धीरे धीरे अपने पढ़ने की रणनीति को बना रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप मूल किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ें। तो पहली बात है कि मूल किताब को आप जब पढ़ना शुरू करें तो उस किताब से अपना परिचय पहले प्राप्त करें। उस किताब को आगे पीछे सब देखने की कोशिश करें कि कैसी किताब है। तो ये मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ अपने हाथ में लिया हूँ और मैंने सोचा कि जिस मूल पुस्तक पर चर्चा किया था, क्यों ना हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से इसकी शुरुआत करें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो बुक लिया है ये स्पाइरल है। तो इसकी भी एक कहानी है कि जब हम जेएनयू में पढ़ा करते थे तो हम पर लाइब्रेरी में आप अपनी किताबें नहीं ले जा सकते थे, खासतौर से जो मेन लाइब्रेरी होती थी। अगर स्पाइरल बुक आपके पास है तो आप ले जा सकते थे। तो उसी प्रक्रिया में हमको स्पाइरल कराना पड़ा। ठीक है। मार्केट में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अलग अलग प्रकाशन संस्थानों से निकला हुआ है ये सब। तो मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी हो, उस बुक को आप अगर खरीद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शुरू में मैंने बोला था कि पहले किताबों से आपको परिचय प्राप्त करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे त्रिलोचन की एक कविता आपने पढ़ा हुआ कि यूं ही मुस्कुराकर तुमने परिचय की गांठ लगा दी। अगर इस बुक को आप भरे मन से पढ़ेंगे, भारी मन से पढ़ेंगे, या फिर आपको लगेगा कि इस ग्रंथ को मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, तो फिर हो सकता है कि बोझिल लगे। ठीक है। तो पहले आपको इसके प्रति थोड़ा सा आत्मीय लगाव रखना पड़ेगा, प्रेम भाव दिखाना पड़ेगा, जैसे आप अपने लाइफ में किसी और के प्रति प्रेम रखते हैं। तो इस बुक को भी आपको प्रेम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाली बुक ज़रूर आप खरीदिए जिसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। आमतौर पर चाहे ये किताब हो, चाहे आप अपने लाइफ में कोई भी किताब पढ़ते हो, तो उसमें अगर भूमिका लिखी गई हो तो भूमिका ज़रूर पढ़िए। भूमिका को स्किप नहीं करना है, उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि वर्तमान समय में हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। हमें लगता है कि टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, भूमिका इत्यादि पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन भूमिका किसी भी बुक के एक तरीके से सार तत्व के रूप में होती है, या फिर उसको हम प्राण तत्व भी कह सकते हैं। अगर आप पूरी बुक भी नहीं पढ़ते हैं, अगर भूमिका भी ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाएगा। तो इसलिए जब भी इस बुक को पढ़िए तो भूमिका ज़रूर पढ़ना शुरू करिए कि आखिरकार इस भूमिका में क्या है। बुक को जैसे आप उलटिए पलटिए तो देख लीजिए कि ये किस प्रकाशन से निकली हुई है, इसका संस्करण कितना हो चुका है। ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में इसमें परिचयात्मक ढंग से बताया गया है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों के बारे में उनका क्या विचार रहा है। आप लोगों के पास अगर ये बुक हो तो ज़रूर इसको आप खोल कर देख सकते हैं। फिर दूसरे पेज पर आएंगे तो इतिहास लिखते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन बिंदुओं पर विचार किया है, पूरा इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी ने खुद अपने हिसाब से लिखा है। तो ये भूमिका के रूप में है। ठीक है। तो जब भी आप कोई बुक पढ़िए तो भूमिका ज़रूर पढ़िए। इसके बाद आपके सामने दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है संस्करण। आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबें जो वो चर्चित होती हैं उनके एक से अधिक संस्करण होते हैं। ठीक है ना। तो संस्करण ज़रूर पढ़िए, क्योंकि संस्करण पढ़ते समय आपको समझ में आएगा इस पुस्तक की यात्रा के बारे में। कई बार क्या होता है कि जो लेखक होता है अपने प्रथम संस्करण में कुछ सोचता है, यानी कि उसके मन में कोई अलग विचार रहता है, लेकिन जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलता है पाठकों के द्वारा तो अगले संस्करण में लेखक कुछ संशोधन भी करता है। ठीक है। तो संस्करण जरूर पढ़िए कि आखिरकार इस पुस्तक को लिखने के लिए लेखक ने क्यों ज़रूरी समझा, या फिर उसके क्या मंतव्य रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी। और धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि शुरू में ही प्रथम संस्करण में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था।
यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है किताब द्वारा, 1883 को 1833 लिख दिया गया है, ठीक है। और 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही बड़ा कवित्व संग्रह निकाला। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को किस नाम से पुकारा था। ऑप्शन में दे देता है वृत्त संग्रह, कवि वृत्ति संग्रह, इस टाइप से दे देता है। और हम उन सहायक किताबों में पढ़ते हैं और बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मूल किताब को कब पढ़ना है? मूल किताब को तब आपको पढ़ना है जब आप सहायक किताबों को पढ़कर ऊब जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और ज्ञान उतना ही प्राप्त हो रहा है, तो फिर आप मूल किताबों को पढ़ना शुरू करिए और एक रचनात्मक काम को मानकर पढ़िए उसको, कि आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया था कि संघर्ष विराम संघर्ष की अवधारणा पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो संघर्ष विराम संघर्ष क्या, 1920 में वो आंदोलन करते हैं, इसके बाद विफल होता है आंदोलन, फिर आराम करते हैं, फिर 1930 में करते हैं, फिर वो भी विफल होता है, फिर 1942 में करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप प्रैक्टिस सेट और सहायक ग्रंथ को पढ़िए, कोई इसमें वो नहीं है, टाइम टेबल के अनुसार रोज़ पढ़िए, रोज़ उनको याद कर जाइए, चाट जाइए जिसको कहा जाता है। लेकिन अगर इनसे आप ऊब जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब और कुछ पढ़ना चाहिए, तब ऐसी किताबों को ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका जो सहायक ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भी सॉलिड और प्रमाणित महसूस होगा। आपको लगेगा कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को, तो सही दिया हुआ है सहायक ग्रंथों में भी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको पढ़िए। फिर पूरा इतिहास के बारे में चर्चा किया है और यहाँ पर देश भाषा काव्य और जो अपभ्रंश काव्य है, जो 4 रचनाएं और 8 रचनाएं, कुल 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा था। तो पूरा यहाँ पर डिटेल दिया है। अगर आपके पास बुक होगी तो इस बुक को आप खोल कर जरूर देखिए, फिर धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा इस बुक को पढ़ते समय, ठीक है। तो भूमिका के बाद आप दूसरे नंबर पे संस्करण पढ़िए, ठीक है ना। जितने भी संस्करण निकले हों, ये नहीं कि पहला संस्करण पढ़ लिए तो आप फिर आगे बढ़ गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कंप्लीट आप इस बुक की यात्रा के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है विषय सूची। कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थी भूमिका, संस्करण, विषय सूची को उतना ध्यान नहीं देते हैं, सीधे एकदम शुरुआत करने लगते हैं टॉपिक से। लेकिन इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। आप याद करिए कि जब आप फिल्म देखा करते थे तो शुरू में, जब फिल्म शुरू में नहीं सारी चीज़ें आने लगती हैं, पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्शन है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन लिखा है इसको, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन अतिथि के रूप में आया है, सारी चीज़ें हैं। और जब फिल्म स्टार्ट होती है तो सीधे सीधे वहाँ पर नायक या फिर नायिका को नहीं दिखाता है, बल्कि आप देखेंगे कि पहले नीचे का दिखाता है, कट कट करते हुए जूते पहनकर चल रहा है, फिर घुटना का दिखाएगा, फिर आप संदेह में रहेंगे कि आखिरकार ये कौन सा व्यक्ति है, फिर कमर तक आएगा, फिर इसके बाद पीठ दिखाएगा। अभी आपके मन में डाउट होगा कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है, फिर पीछे से दिखाएगा गोल टोपी लगाए हुए, ठीक है। फिर अचानक सीन आएगी तो आप देखेंगे कि अमरीश पुरी यहाँ पर है। तो ये क्या है, शुरुआत करने का एक माध्यम है, कैसे किसी चीज़ की शुरुआत करना। वैसे जब आप पढ़ने जाइए तो शुरू से एकदम पढ़िए, भूमिका को इग्नोर नहीं करना है, संस्करणों को इग्नोर नहीं करना है। विषय सूची जो दिया गया है, अगर इसको आप समझ जाते हैं, खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की जो विषय सूची दी गई है, तो आप समझिए कि इस किताब के करीब 40% हिस्से को कंप्लीट कर लें। विषय सूची करीब 4 पेजों की दी गई है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप ज़रूर खोल कर रख लिए होंगे। 4 पेज की दी गई है और कालखंड वाइज पूरा आप देख रहे हैं कि आदिकाल है तो इसमें सामान्य परिचय है, फिर उसको कई प्रकरणों में बांटा गया, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, ठीक है, फुटकल रचनाएं, कुल 4 प्रकरणों में है। तो अब आपको इस विषय सूची को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कई ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं इस विषय सूची में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, शुरुआत में इसको दी गई है, तो ये तो आप जान जाएंगे। यहाँ पर एक है कि इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल में कौन सी प्रवृत्ति की चर्चा की है, तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में ही, पेंसिल से कर लीजिए या फिर पेन से भी कर सकते हैं। इसके बाद कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को भी 2 खंडों में बांटा है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, विषय सूची में ही आपको बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य के रूप में उन्होंने बांटा हुआ है। फिर अपभ्रंश काव्य को प्रकरण 2 में रखा है। अब इसमें आप देखेंगे कि नाथों सिद्धों की चर्चा की जा रही है, रासों की चर्चा की गई है, जैन साहित्य की चर्चा की गई है। एक सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नाथ सिद्धों की परंपरा का विकास बौद्ध धर्म के किस शाखा से हुआ था। तो बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि हीनयान महायान है, इसके बाद एक वज्रयान शाखा है। तो इस सूची में ही लिखा गया है वज्रयान शाखा से इन सब का विकास हुआ है। तो परीक्षा में अगर विकल्प आता है तो आपके दिमाग में तुरंत एक विशेष सूची आ जाएगी कि हमने पढ़ा है वज्रयान। आपको बार बार इन सहायक ग्रंथों को रटना नहीं पड़ेगा कि इसमें मैंने पढ़ा था। सहायक ग्रंथ पर आधारित जो भी किताबें हैं उनको भी पढ़ना आसान नहीं है। आपके पास किताबें होंगी तो उसको भी आप खूब अंडरलाइन किए होंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, कई बार इरिटेशन होता है उन सबको देखकर, ठीक है ना। तो उसको पढ़ना आसान नहीं है। इसलिए जब भी आपका माइंड फ्री हो, आपको लगे कि हमें थोड़ा सा मूल किताबों को पढ़ना चाहिए, तो इसी हिसाब से शुरू करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वज्रयान शाखा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके अलावा संध्या भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आपके दिमाग में आया कि आदिकाल में संध्या भाषा का प्रयोग कौन करता था। एक नज़रिए से आप देख लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हठयोग साधना क्या है, गोरखनाथ की हठयोग साधना। तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ बैठ जाएगा कि जो नाथ साहित्य है उसमें हठयोग साधना की चर्चा की गई है। ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस क्षमता के बच्चे पहुँच जाते हैं जिनके लिए ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ये बातें उन विद्यार्थियों के लिए है जो रेगुलर क्लासेज नहीं किए हैं या फिर रेगुलर क्लासेज करने के लिए उनका एडमिशन हुआ है लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। और फिर आप जानते हैं कि परीक्षा का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। अल्लाह कोई अच्छी जगह से पढ़ा हो, अगर 2-4 बार परीक्षाओं में बैठता है, सफलता नहीं मिलती है, तो फिर उसको किसी न किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी ऐसे अनुभवी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, वो बताए कि कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा हो कि नहीं, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। आज से ही मैं शुरू करूँगा इस तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। तो हठयोग साधना आप तुरंत जान जाएंगे। बाकी सवाल वर्तमान समय में बहुत घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। तो फुटकल ग्रंथ किसके कौन कौन से रहे हैं, फुटकल रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, विद्यापति अमीर खुसरो को। इसके बाद आप देखेंगे पूरा विषय सूची में ही है कि पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है, भक्तिकाल, ठीक है। फिर इसके बाद पूरी चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में चर्चा की गई है और पूरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि विषय सूची को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसको हल्के में नहीं लेना है कि विषय सूची दिया है तो ये फालतू में दिया हुआ है, हम चलते हैं शुरू से पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कि आदिकाल में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर आदिकाल में देख रहे हैं कि गद्य का विकास, उसमें भी ब्रज भाषा, गद्य और खड़ी बोली को शामिल किया गया है। फिर पूरा इसके बारे में बताया गया है। अब खड़ी बोली की जब चर्चा आएगी तो फोर्ट विलियम कॉलेज की चर्चा स्वभावतः आएगी। तो इसमें पूरा बताया हुआ है। आपको अन्य किताबों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि 4 कौन उसमें लेखक शामिल थे, कौन नहीं शामिल थे, और खड़ी बोली का विकास किसने किसने किया है। ईसाई मशीनरियों ने किया है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना और पत्र पत्रिकाओं के संपादन से हुआ धीरे धीरे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदी उर्दू विवाद, ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी का पूरा दिया हुआ है इसमें, तो इसको आप देखिए। फिर गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि गद्य का प्रवर्तन, यहाँ से अब उत्थानों की चर्चा की जा रही है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान के अंतर्गत किसकी चर्चा की है। तो इसके लिए आपको इस तरीके की सहायक किताबों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर इस विषय सूची को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अच्छा, पढ़ते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ी हुई चीज़ें आधे घंटे तक, 45 मिनट तक आपके दिमाग में बैठी रहेंगी।
क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में ही है कि उसको तमाम कामों में व्यस्त रहना पड़ता है, तो उसकी भी स्मृति की एक क्षमता है, याद करने की क्षमता है। तो 40-45 मिनट चीज़ें याद रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको लिख लेते हैं, एक नोट बना लेते हैं, अगर उसको बाद में आप थोड़ा सा भी समय दे देते हैं तो जीवन भर के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट्स बनाना पड़ता है, इसलिए बार बार मैं नोट्स पर जोर देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उत्थानों को देख लीजिए कि कौन कौन से उत्थान है, क्या क्या है। इसके बाद आते हैं सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे पढ़ा जाए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे ये पता किया जाए कि कौन सा कथन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा कथन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ पढ़ते समय मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ। शुरुआत में जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पढ़ते समय ये पता नहीं चलता है कि कौन चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब इम्पॉर्टेंट लगता है, बस बीच बीच में जो भी संयुक्त शब्द हैं, जो जोड़ने वाले, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, जैसे और, तथा, व, ठीक है, एवं, ऐसे शब्दों को आप रंगने से छोड़ देते हैं। बाकी हर वाक्य, हर लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट लगती है। तो शुरू में तो ऐसा ही होता है। तो जब आप शुरू में पढ़ने जाएं तो इनको भी ध्यान में रखिए, आप प्रैक्टिस सेट को भी ध्यान में रखिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब कि पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर ध्यान में रखिए और हमेशा को रिलेट करिए कि जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें सवाल कैसे पूछे जा रहे थे। आमतौर पर जैसे सवाल कई बार आ चुका है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस कोटेशन को अगर उठा लिया गया तो आप देख रहे हैं कि काल विभाग से उठाया गया है, सीधे सीधे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि वो ये बताना चाहते हैं कि साहित्य क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है, एक दृष्टि देना चाहते हैं, जो कि इन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। इसी किताब से आपको पता चलेगा कि शुक्ल जी का मानना है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और जैसे जैसे चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाएगा, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव होता जाएगा, ठीक है। और फिर इसी में से कोटेशन, क्योंकि परीक्षाओं में पूरा 10 लाइन का कोटेशन तो पूछा नहीं जाएगा, 2-3 लाइन का पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तोड़ तोड़ कर आपको कोटेशंस को याद करने पड़ेंगे। आगे लिखते हैं कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। लाख किताबें आप पढ़ लेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साहित्य का इतिहास क्या है तो फिर आगे पीछे आदमी देखना शुरू कर देता है, खासतौर से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब। इसलिए आपको हर लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि कविता क्या है। तो मैं भी याद किया था। आमतौर पर जो एक विद्यार्थी याद करता है कि जैसे आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इसको अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य जिस वाणी का प्रयोग करता है या शब्द विधान का प्रयोग करता है वो कविता कहलाती है। मोटे तौर पर इसका भाव यही है। उस समय मुझे ये परिभाषा याद थी, क्योंकि इंटरव्यू का समय था तो याद मैं कर लिया था। लेकिन एक्सपर्ट ने कहा कि और आगे का बताओ, तो याद मैं इतना ही किया था, तो आगे की लाइन हमें नहीं आ रही थी। आमतौर पर इस तरीके से आपके जीवन में भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हुबहू नहीं याद आ रहा है तो कम से कम आगे पीछे की चीज़ों को भी याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन किताबों को पढ़ेंगे आप तो फैक्ट तो आपके दिमाग में बैठेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट का ज्ञान होता है वो नहीं बैठेगा। मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी किताब को कंटिन्यू आप पढ़िए, आप अपने सेफ्टी के लिए। क्योंकि जब इन किताबों को आप पढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं कि हमने सिलेबस कवर कर लिया। लेकिन जब आप रचनात्मक काम करने शुरू करें तो इस हिसाब से पढ़िए ना। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है तो 15-20 दिन लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ऐसे पढ़िए कि आपको पता भी नहीं चले कि ये किताब ख़त्म हो गई। तो ऐसे पढ़ना है आपको। फिर जो जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लग रही हैं उसको अंडरलाइन करते जाइए, उसको नोट करते जाइए, या फिर हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक के अंदर ही, ठीक है।
जैसे आदिकाल प्रकरण 1 शुरू हो रहा है, तो उसकी जो पहली पंक्ति है न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और उसके आगे की भी पंक्ति पूछी गई है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता। ठीक है ना। तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट शुरू के, तो इसी हिसाब से धीरे धीरे आप इस किताब को पढ़ते जाइए, जो आपको समझ में आ रहा है उसको नोट करते जाइए। ठीक है ना। बहुत इसको प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। ये तो मैं आदिकाल का बता दिया। इसी तरह से अगर मैं भक्ति काल की बात करूं, तो भक्ति काल की ये परिभाषा आप कई बार आपने पढ़ा होगा कि अपने पौरुष से हताश निराश होकर के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है। इसके लिए आपको कोई किताब खोजने की ज़रूरत नहीं है, कोई सहायक ग्रंथ बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में लिखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव में भी, जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी 2013 में आ चुका है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यानी कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति के तीनों के सामंजस्य से चलता है। अगर कोई इसमें से एक का अभाव है, नहीं है, तो वो क्या होता है, विकलांग सा हो जाता है। तो यही सवाल पूछ दिया गया था, रिक्त स्थान टाइप का, कि किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ऑप्शन में धर्म दिया गया। ठीक है। तो आगे लिखा है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप किताबों को पढ़ने जाइए, खासतौर से टेक्स्ट को, तो शुरू में आपको पूरी पैराग्राफ, पूरी पंक्तियां ही इंपॉर्टेंट लगेंगी। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप पिछले के परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को भी दिमाग में रख कर पढ़ेंगे, तो फिर आप छांटना शुरू कर देंगे कि कौन कथन इंपॉर्टेंट है, कौन कथन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, खास तौर से कथन वहीं से पूछे जाते हैं जो कि इतिहास में टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे आदिकाल का हो गया, नामकरण से रिलेटेड हो गया। ठीक है। या फिर उसके रासो ग्रंथों से संबंधित हो गया, पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल आते रहते हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो से भी इस समय आ रहे हैं, विद्यापति से। तो ये सब टर्निंग पॉइंट्स अलग अलग विशेषताओं से हैं। फिर भक्ति काल में आएंगे तो भक्ति काल के उदय को लेकर जो भी डिबेट हुआ है उससे संबंधित सवाल आ जाते हैं। फिर कबीर से संबंधित सवाल आते ही आते हैं मुख्य कथन के रूप में। तुलसीदास से आएंगे, सूरदास से आएंगे, जयसी से, मीरा से, नंददास से, इन लोगों से सवाल आते रहते हैं। तो जब भी पढ़ने जाइए तो प्रैक्टिस सेट में आए हुए सवाल, प्रैक्टिस सेट जब मैं कर रहा हूँ तो पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हुए सवालों को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि ये कुछ उदाहरण मैंने दिया कि आपको बुक कैसे पढ़ना है, कैसे इसकी शुरुआत करना है, कैसे मुख्य कथनों को समझना है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप रेगुलर मन बनाकर इन बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कई बार बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि उनके पास समय नहीं है, तो समय को लेकर तो आप ही लोगों को निश्चित करना है, क्योंकि समय तो अपनी गति से लगातार चल रहा है, अपने हिसाब से आपको मैनेज करना है उसी में। कई बार देखने में ये आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि कोई मूल किताब नहीं पढ़ते हैं, मूल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे भी लोग आपको अपने जीवन में मिल सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रहती है। हो सकता है कि उस चीज़ को वो बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बताया था कि जिस हिंदी साहित्य का इतिहास हम एमए की परीक्षाओं में, एमए के कक्षाओं में पढ़ना शुरू किए थे, उसी में हमारे कई ऐसे मित्र थे जो कि 7वीं 8वीं में भी पढ़ चुके थे, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। किसी के घर में हो सकता है कि उनके सीनियर पढ़ाई किए हों हिंदी साहित्य में, तो उनके पास हिंदी साहित्य का इतिहास हो। नहीं तो कई बच्चों के पास तो हिंदी साहित्य का इतिहास तब आता है जब उनको लगता है कि भाई इसी में से सवाल पूछा जा रहा है, तो अब इसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबकी क्या स्थिति अलग अलग है, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, सबका दिमाग भी अलग अलग बना है। लेकिन कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानकारी वाला हो सकता है।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि चीज़ें तो रोज़ कुछ न कुछ बताई जाती हैं, आप सभी कुछ न कुछ अध्ययन रोज़ ही करते हैं और अपने पढ़ाई को लेकर आप सीरियस भी हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम बताएं कि आपको बुक्स आखिरकार पढ़ना कैसे। तो मैंने बताया कि जब भी बुक्स आप देखिए तो उसको आगे पीछे ज़रूर एक बार देख लीजिए, कहाँ से प्रकाशित हुई है, भूमिका किसने लिखी हुई है, भूमिका को सीरियसली पढ़िए। इसके बाद आप उसके संस्करण को पढ़िए कि कितने संस्करण आए हैं, और ये भी देखिए कि लेखक के विचार प्रथम संस्करण में क्या रहे हैं, द्वितीय संस्करण में क्या रहे हैं, तृतीय में क्या रहे हैं। जितने भी संस्करण हैं उनको पूरा पढ़िए, उसमें जो भी अंतर आपको दिखाई पड़े उनको ज़रूर नोट करिए। इसके बाद आप विषय सूची को ज़रूर ध्यान में रखिए कि किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद लाइन बाय लाइन किताब को सरस बनाकर पढ़िए, उसको बोझिल बनाकर पढ़ेंगे तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा, मन भटकने लगेगा। तो इसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए कि मन आप कैसे नियंत्रित करें, ये लेक्चर में बनाया हूँ। आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और लगातार आप सभी कमेंट्स कर मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छे लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई तो किया, लेकिन अच्छे लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और हरिशंकर परसाई के कुछ कथनों के बाद मैं इसको समाप्त करूँगा। हरिशंकर परसाई ने एक निबंध में लिखा है कि जैसे नेता के लिए जनता का महत्व है और साधु संतों के लिए भक्तों का महत्व है, वैसे ही शिक्षकों के लिए अच्छे और प्रतिभावान छात्रों का महत्व है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि जितने भी छात्र हैं वो बहुत ही प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं और कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आप सभी से जुड़ने का मन भी करता है। तो लगातार आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, सफलता तो मिलना तय ही है, आगे नहीं तो पीछे। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।